नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सुमिता नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया नौका विहार नामक पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए पाठ की व्याख्या का भाग शुरू करते हैं। हमारा व्याख्या भाग है शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत का अर्थ होता है शब्द रहित, स्निग्ध माने कोमल, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद रंग की, अर्थात चारों तरफ सुंदर कोमल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत, अपलक का अर्थ होता है आंखें खोले हुए अर्थात टकटकी लगाए हुए। अनंत, अनंत का अर्थ है आकाश। नीरव, नीरव माने होता है शब्द रहित। भूतल अर्थात पृथ्वी का भाग। आकाश आंखें खोले हुए है, भाव यह है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं और पृथ्वी का वातावरण शांत है। सैकत सैया पर, सैकत का अर्थ होता है बालू, सैया माने चारपाई पर। दुग्ध धवल, दूध की तरह सफेद। तनवंगी गंगा, इकहरे बदन वाली गंगा। ग्रीष्म विरल, गर्मी की ऋतु में उसकी विरल धारा हो गई है, धारा पतली हो गई है, तो ऐसा लगता है जैसे लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। जैसे गंगा एक स्त्री है और वह थकी हुई है, दुखी हुई है, निश्चेत भाव से लेटी हुई है। धारा को देखकर कब विचार करता है और कहता है तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा की धारा मानो कोई तपस्वी बालिका हो और शशिमुख से दीपित मृदु करतल, उसका चंद्रमा रूपी मुंह हो और उसके चंद्रमा रूपी मुख के प्रकाश से ही उसके दीपित माने प्रकाशित हो रहे हों, मृदु करतल अर्थात कोमल हथेलियां प्रकाशित हो रही हों। लहरें उर पर कोमल कुंतल, तथा उसके ऊपर जो लहरें चल रही हैं वो उस स्त्री के हृदय पर सुंदर कोमल रेशमी बाल हों। कुंतल माने बाल होता है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर का अर्थ होता है नीला वस्त्र। अंचल सा आंचल की तरह से उपमालंकार है। चंचल माने चलायमान या हिलता डुलता हुआ। तार तरल, तारों से जड़ा हुआ तरल। सिहर सिहर अर्थात हिलता डुलता हुआ, किसके कारण? गोरे अंगों पर, अर्थात उस तपस्विनी के गोरे गोरे अंगों से हिलता हुआ, जल रूपी तारों से जड़ा हुआ नीले रंग का सुंदर आकाश रूपी अंबर लहरा रहा है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर। ऐसा कवि विचार करता है कि जो लहरें सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर, वर्तुल माने टेढ़ी, मृदुल माने कोमल, लहर माने लहरें। वहाँ पर जो टेढ़ी मेढ़ी लहरें निकल रही हैं, उन लहरों को देखकर कवि कहता है कि यह लहरें मानो वह तपस्वी गंगा लेटी हुई है और ये जो लहरें हैं तो उसकी रेशमी साड़ी की सलवटें हैं अर्थात सिकुड़न है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं, फिर अगले पद की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि चारों तरफ शांत कोमल चांदनी फैली हुई है, आकाश आंखें खोले हुए है अर्थात टकटकी लगाए हुए है, तथा पृथ्वी का वातावरण शांत है। ऐसे शांत वातावरण में बालू की चारपाई पर अर्थात बालू के बिस्तर पर दूध की तरह सफ़ेद इकहरे बदन वाली गंगा गर्मी की ऋतु में क्षीण धारा वाली थकी हुई दुखी निश्चेत भाव से लेटी हुई है, मानो वह कोई तपस्विनी बालिका हो जिसका चंद्रमा रूपी मुख अपने प्रकाश के द्वारा हथेलियों को प्रकाशित कर रहा हो, तथा हृदय पर चलने वाली लहरें हृदय पर फैले हुए कोमल रेशमी बाल हों। उस गंगा के गोरे गोरे अंगों के द्वारा प्रतिबिंब में दिखने वाला नीले रंग का नीला आकाश जो कि तारों से जड़ा हुआ है, अंगों के हिलने से हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, तथा छोटी छोटी लहरें चंद्रमा की चांदनी से भर करके साड़ी की सुंदर सलवटों की तरह से प्रतीत होती हैं। तो आइए अगले पद की ओर चलते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कहता है कि ऐसे शांत वातावरण में चांदनी रात्रि के प्रथम पहर में हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र। हम अपनी नौका को लेकर के शीघ्र ही नौका विहार के लिए निकल पड़े।
सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता का अर्थ होता है बालू, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, विचर रही, विचरण कर रही थी। बालू की फैली हुई मुस्कुराती सीपियों पर चंद्रमा की चांदनी रूपी मोती विचरण कर रही थी। कवि कहता है लो पालें चढ़ी उठा लंगर, हाँ, लो पालें, पाले अर्थात नाव की जो पालें हैं वो चढ़ा ली गई हैं और नाव का कांटा उठा लिया गया, अर्थात जिससे नाव बंधी हुई थी उसको खोल दिया गया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और आगे है लघु तरण हंसनी सी सुंदर, हंसनी सी देखा करके यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो नौका के विषय में कवि कहता है कि मृदु मंद मंद, हमारी नौका मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, मंथर मंथर कछुए की गति से, लघु तरण छोटी नौका, हंसिनी सी सुंदर, हंसनी की तरह से सुंदर छोटी नौका धीरे धीरे कछुए की गति से तिर रही खोल पालों के पर, तिर रही अर्थात तैर रही है, खोल पालों के पर, अपने पाल रूपी परों को खोलकर तैर रही थी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, कब कहता है कि जल में दिखने वाले प्रतिबिंब के शांत जल में, जल रूपी दर्पण में दोनों किनारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं और दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, थोड़ी देर के लिए उनकी ऊंचाई भी दुगनी प्रतीत होती है। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, कवि कहता है कि गंगा की धारा में बैठकर नाव के विचरण को देखते हुए काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है जल में, तो वह ऐसा दिख रहा है जैसे वह उस जल में सो रहा हो। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, अर्थात काला काकर का आवास विकास का जो भवन होता है अर्थात विकास भवन होता है, वह भवन उस जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कवि कहता है कि मानो वह गहरी नींद में सोया हुआ हो, निश्चिंत हो करके, प्रमन माने गहरी नींद में सोया हुआ हो और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, अपने पलकों पर अपनी संपन्नता के सुंदर स्वप्नों को सजाए हुए हो। आइए पूरा अर्थ समझते हैं इस पद्यांश का। कवि कहता है कि चांदनी रात के पहले पहर में ही हम अपनी नौका को लेकर के शीघ्र ही नौका विहार के लिए निकल पड़े। चारों ओर बिखरे हुए बालू की मुस्कुराती हुई सीपियों पर चंद्रमा की चांदनी रूपी मोती विचरण कर रही थी। हमारी नौका पर पालें चढ़ा ली गईं और नौका का कांटा उठा दिया गया, अर्थात नौका का लंगर उठा दिया गया। अब हमारी नौका धीरे धीरे कछुए की गति से हंसनी की तरह सुंदर परों को खोलकर, अर्थात पाल रूपी परों को खोलकर तैर रही थी। गंगा के शांत जल के स्वच्छ दर्पण पर, अर्थात शांत जल रूपी स्वच्छ दर्पण पर दोनों चांदी के किनारे प्रतिबिंबित हो रहे थे, जो उस जल पर निर्भर हुए से प्रतीत हो रहे थे और थोड़ी देर के लिए उनकी ऊंचाई दुगनी प्रतीत होती थी। उस जल में दिखने वाला काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब ऐसा लगता था जैसे वह निश्चिंत होकर के गहरी नींद में सोया हुआ हो तथा अपनी पलकों पर अपने संपन्नता के, अपने वैभव के स्वप्नों को सजाए हुए हो। आइए अब आगे चलते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, कवि कहता है कि जब हमारी नौका जल में चलने लगी तो नौका के चलने से जल की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे उस जल में दिखने वाले आकाश का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा दिखता है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, ओर छोर मतलब किनारे, आकाश के दोनों किनारे हिलने लगते, तो उसमें तारों का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो आगे कवि कहता है वे तारे क्या कर रहे हैं, विस्फारित नयनों से निश्चल, विस्फारित माने खोले हुए या फैलाए हुए, नयनों अर्थात नेत्रों को, निश्चल माने बिना चले हुए, कुछ खोज रहे चल तारक दल। कहा शांत जल में अपनी आँखों को खोले हुए, आँखों को फैलाए हुए अर्थात आँखों को फाड़े हुए तारों का समूह शांत होकर के चलता हुआ सा कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था। कैसे खोज रहा था, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल,
जल में दिखने वाले आकाश के प्रतिबिंब में अर्थात आकाश के प्रतिबिंब के आंतरिक भाग में प्रकाश करके वह तारों का समूह कुछ खोजता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। अथवा ऐसा लगता है जिनके लघु दीपों को चंचल, कवि कहता है कि अथवा उन तारों के छोटे दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल। अथवा कवि कहता है कि उन तारों के छोटे छोटे दीपकों को लहरें अपने चंचल आंचल की ओट में छुपाकर इधर उधर लुका छिपी का खेल क्षण प्रतिक्षण खेल रही हों। अगली पंक्ति है, सामने शुक्र की छवि जलमल पैरती परी सी जल में कल। जल में प्रतिबिंब दिख रहा है, कैसा? शुक्र ग्रह का। तो सामने शुक्र की छवि झलमल, कवि कहता है सामने थोड़ी दूर पर शुक्र ग्रह की सुंदर छवि झलमिलाती हुई सी नजर आ रही है, जो पैरती परी सी जल में कल, जो जल में तैरती हुई परी की तरह से दिखाई दे रही है। और थोड़ी देर के लिए रुपहरे कचों में हो ओझल, अपने चांदनी के जैसे बालों में थोड़ी दूर जा करके ओझल हो जाती है। अगली पंक्ति है, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का निज सस निज तिरियक मुख। कवि कहता है कि दसवीं का चंद्रमा अपना टेढ़ा मुंह, तिरियक माने टेढ़ा, लहरों के घूंघट से थोड़ी थोड़ी देर पर झुक झुक कर हटा लेता है और अपने सुंदर मुख को मुग्धा स्त्री की तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर दिखाता रहता है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं पद्यांश का। कवि कहता है कि जब गंगा में नौका चलती है तो उसमें से उठने वाली लहरों के कारण गंगा की धारा में प्रतिबिंबित आकाश हिल उठता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो तारे जल के आंतरिक भाग में प्रकाश करके उसमें अपनी आंखें फैलाए हुए कुछ खोज रहे हों, अथवा इन तारों के छोटे छोटे तारे रूपी दीपकों को गंगा की लहरें अपने सुंदर आंचल में छिपाए हुए इधर उधर लुका छिपी का खेल खेल रही हों। सामने शुक्र ग्रह की सुंदर छवि अर्थात प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो जल में तैरती हुई परी की तरह से सुशोभित हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो अपने बालों में ओझल हो जाता है। रुपहले बालों का अर्थ होता है चांदी के बालों में ओझल हो जाता है। आगे कवि कहता है कि दसवीं का चंद्रमा लहर रूपी घूंघट से अपने टेढ़े मुंह को थोड़ी थोड़ी देर पर मुग्धा स्त्री की तरह से दिखाता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने मुख को छिपा लेता है। तो इतना सुंदर भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आइए अब अगले पद्य की ओर चलते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। कवि कहता है कि जब हमारी नौका, चपला अर्थात नौका, चपला का अर्थ है नौका, बीचों बीच धारा में पहुंचती है तो दोनों तरफ दिखने वाला रेतीला चांदनी का कगार अर्थात किनारा छिप जाता है। अर्थात दोनों चमकते हुए, जो बालू के चमकते हुए किनारे थे, चांदनी पड़ रही थी और सुंदर लग रहे थे, वो दोनों अब छिप गए। अब दोनों किनारे कैसे लगते हैं? कवि कहता है, दो बाहों से दूरस्थ तीर। अब दोनों किनारे दूर हो गए हैं और दोनों दो बाहों की तरह से प्रतीत हो रहे हैं, जिनके बीच में धारा बह रही है। तो धारा का कृश कोमल शरीर, इन दोनों भुजाओं के बीच में धारा का शरीर बहुत ही दुबला पतला कोमल दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये दोनों किनारे आलिंगन करने को अधीर, इस नारी रूपी जल की धारा को आलिंगन करना चाहते हैं, अर्थात गले लगाने के लिए अधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कवि कहता है, अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल। अति दूर, अत्यधिक दूरी पर दिखने वाली, क्षितिज पर अर्थात जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, वह स्थान क्षितिज कहलाता है। बिटप माल, बिटप माने वृक्षों की, माल माने पंक्तियां या रेखाएं, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अराल माने होता है सुंदर, भ्रू रेखा भौं की रेखाओं की तरह से। कवि कहता है कि अत्यधिक दूर से दिखने वाले क्षितिज पर पेड़ों की पंक्तियां इस प्रकार से भ्रू रेखा अर्थात
भावों की रेखाओं की तरह से प्रतीत होती हैं तथा उनके बीच में दिखने वाला नीले रंग का आकाश अपलक नभ, अर्थात बीच में दिखने वाला नीले रंग का आकाश, नयन नेत्र विशाल, नयन विशाल, अपलक नभ नील नयन विशाल, अर्थात नीले रंग का जो आकाश दिख रहा है वह मानो नेत्र हो। माँ के उर पर शिशु सा समीप, गंगा की धारा में माँ के हृदय पर छोटे से बच्चे की तरह एक द्वीप सो रहा था, अर्थात गंगा की धारा जीर्ण है, उसके बीच में थोड़ा सा उथला हुआ भाग है, अर्थात वह स्थान जो टापू जैसा है, तो उसे कभी कहता है कि वह स्थान बच्चे की तरह से, जो द्वीप कहा है, तो वह द्वीप बच्चे की तरह से, जैसे बच्चा अपनी माँ के हृदय पर सोता है, उसी प्रकार जल की धारा में एक द्वीप सो रहा है जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल माने लहरों के, प्रवाह माने वेग को, कर प्रतीप उल्टा लौटा रहा है। आगे पक्षी उड़ रहा है, उसे देखकर कवि कहता है, वह कौन विहग क्या विकल कोक, वह पक्षी कौन है, क्या वह व्याकुल पक्षी कोक है, अर्थात चकवा पक्षी है, उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह के दुख को शांत करने के लिए उड़ रहा है, और छाया की कोकी को विलोक, अर्थात जो अपनी परछाई को ही जल में देखता है और अपनी प्रेयसी समझ बैठता है तथा अपने वियोग को शांत करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। दोस्तों, कोक पक्षी को चकवा पक्षी के नाम से भी जानते हैं। चकवा और चकवी, इन दोनों का मिलन कभी दिन और रात में नहीं होता है, इनका मिलन सदैव प्रातःकाल के अंतिम बेला में होता है। इनका वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है। एक दोहा कहा है कि चकवी बिछुरी रैन की आन मिली प्रभात, जे नर बिछुरे राम ते न मिले दिन रात। तो चकवा और चकवी तो रात्रि के बिछड़ने के बाद प्रातः मिल जाते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। कब कहता है कि जब हमारी नौका जल की बीच धारा में पहुंचती है तो दोनों ओर से दिखने वाला चांदनी का किनारा छिप जाता है। अब दोनों किनारे दूर से दिखने वाली दोनों भुजाओं की तरह से थे तथा दोनों के बीच में धारा दुबले पतले शरीर वाली थी। ऐसा लगता है जैसे दोनों किनारे, अर्थात दोनों किनारे रूपी भुजाएं उस धारा को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे हों। दूर क्षितिज पर दिखने वाली वृक्षों की रेखाएं भावों की रेखाओं की तरह से प्रतीत हो रही थी तथा बीच में दिखने वाला नीले रंग का आकाश विशाल नेत्र के समान था। जल की धारा में माँ के हृदय पर सोए हुए बच्चे की तरह एक द्वीप सो रहा था जो लहरों के प्रवाह को उल्टा लौटा रहा था। पक्षी को उड़ता हुआ देखकर कवि कहता है कि अरे वह पक्षी कौन है, क्या वह व्याकुल चकवा पक्षी है जो अपनी परछाई को देखकर अपने विरह को शांत करने के लिए उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा है। आइए अब अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है, पतवार घुमा अब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा, नौका घूम जाती है। अब प्रतन भार, प्रतन माने होता है हल्का, एकदम हल्का। नौका घूमी विपरीत धार, कभी कहता है कि अब हमारी नौका घूम चुकी है, अब नौका का भार बहुत हल्का है, अब नौका धारा की विपरीत चाल में चल रही है। अब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो डाँड़ों के चल कर तल पसार, नौका अपने डाँड़ रूपी चलायमान हथेलियों को फैलाकर, करतल माने हथेलियों को रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो डाँड़ रूपी चलायमान हथेलियों को फैलाकर भर भर मुक्ता फल फेन अस्पार, अपनी हथेलियों में फेन रूपी मोतियों को भर भर कर बिखराती जल में तार हर, जल में बिखारती है, अर्थात जल में बिखेर रही है, जो तारों के तरह प्रतिबिंबित हो रहा है। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, तथा लहरें जो उन पतवारों के द्वारा, अर्थात उन डाढ़ों के द्वारा जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वो लहरें जल में चांदी के सांपों की तरह से दिखाई देती हैं, जो थोड़ी दूर जा कर के सरल तरल रेखाओं में प्रतिबिंबित हो जाती हैं, अर्थात बदल जाती हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल,
उन लहरों को देखकर कवि कल्पना करता है कि वे लहर रूपी लताओं में, जिसमें से बुलबुले और फेन निकल रहा है, उनमें दिखने वाले चंद्रमा और तारों के सैकड़ों सैकड़ों प्रतिबिंब झिलमिला रहे हैं, जो उस फैले हुए जल में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि लताओं में सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ तारे खिले हुए हों। आगे कवि कहता है, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कहा अब सरिता अर्थात नदी का प्रवाह माने जल की धारा, उथला अर्थात उथली हो गई है। अब नदी में जल की धारा अर्थात जल का प्रवाह उथला है। अब हम लोगों ने लग्गी से आसानी से थाह ले लिया, अर्थात लग्गी से जल में, बाँस से जल में थाह लगा करके घाट की ओर बड़े ही उत्साहपूर्वक बढ़ने लगे। पूरा अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि अब हमारी नौका बीचों बीच जल की धारा में पहुंचने पर बहुत ही हल्की हो गई थी। अब हमारी नौका जल की विपरीत धारा में घुमा ली गई तथा नौका अपने डाढ़ रूपी चंचल हथेलियों को फैलाकर उनमें से फेन और बुलबुले रूपी मोतियों को भर भर कर जल में बिखेर रही थी तथा वे जल में दिखने वाले बुलबुलों के प्रतिबिंब में तारों के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे, जो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जल में दिखने वाली छोटी छोटी लहरें चांदी के सांपों की तरह चमकते हुए इधर उधर चली जा रही थी, जो थोड़ी देर में रेखाओं की तरह सरल तरल रूप में खिंची हुई सी प्रतीत होती थी। लहर रूपी लताओं में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे तथा उस बुलबुलों से युक्त फूले हुए फैले हुए जल में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। कवि कहता है कि अब जल की धारा बहुत ही उथले वेग में थी, अर्थात वहाँ पर हम लोगों ने लग्गी से सहज रूप से थाह ले करके नौका को आगे बढ़ाने का कार्य किया तथा बड़े ही उत्साहपूर्वक घाट की ओर आगे बढ़ गए। आइए अब अंतिम अनुच्छेद की ओर चलते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। उर अर्थात हृदय में, आलोकित माने प्रकाशित होते हैं, सत विचार सैकड़ों विचार। कवि कहता है अर्थात पंत जी कहते हैं, जैसे जैसे हमारी नौका पार लग रही थी वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। हमारा हृदय विचार कर रहा था इस धारा शाही जग का क्रम। कवि कहता है कि जैसे इस धारा का क्रम है वैसे ही इस संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, अर्थात इस जल की धारा के उद्गम की तरह जीवन का भी उद्गम शाश्वत है, अर्थात नित्य है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। जैसे इस जल की धारा की गति शाश्वत है अर्थात नित्य है, अटल है, वैसे ही जीवन की गति अटल है, शाश्वत संगम। जैसे इस जल की धारा में अनेक धाराएं मिलती हैं वैसे ही जीवन में अनेक लोगों का संगम होता है। आगे कभी कहता है शाश्वत नभ का नीला विकास। ये जो आकाश का नीला रंग है यह भी नित्य है। शाश्वत शशि का यह रजत हास। शशि माने चंद्रमा, रजत माने चांदी का। चंद्रमा की चांदनी, चांदी जैसी चांदनी भी सत्य है अर्थात नित्य है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और इन छोटी छोटी लहरों का आपस में प्रेम करना नित्य है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। हे जग जीवन के कर्णधार, हे संसार के पालनहार, चिर जन्म मरण के आर पार, चिर जन्म से लेकर के मृत्यु तक शाश्वत जीवन नौका विहार। मेरा यह जीवन भी एक नौका विहार की तरह से है, अर्थात जैसे जीवन नौका होती है वैसे भी आज मैंने नौका विहार कर लिया। कवि कहता है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। मैं थोड़ी देर के लिए अपने अस्तित्व को भी भूल गया, क्योंकि यह नौका विहार जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह नौका विहार मेरे जीवन का शाश्वत प्रमाण है तथा मुझे करता मुझको अमरत्व दान, तथा मुझे अमरता प्रदान करता है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि जैसे जैसे मेरी नौका पार लग रही है मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा हृदय विचार करता है कि जिस प्रकार यह धारा है वैसे ही इस जीवन का भी क्रम है, इस संसार का भी क्रम है। जिस प्रकार इस धारा का उद्गम हुआ है
वैसे ही इस जीवन का भी उद्गम हुआ है। जैसे इस धारा में गति है तथा इस धारा में संगम है, उसी प्रकार जीवन में भी गति और संगम है। जिस प्रकार से यह नीला आकाश का रंग शाश्वत है और जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदी की जैसी हंसी शाश्वत है, तथा जिस प्रकार से छोटी छोटी लहरों का आपस में मिलन सत्य है, उसी प्रकार हे संसार के पालनहार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यह जीवन भी नौका विहार की तरह से ही शाश्वत है, अर्थात नित्य है। मैं अपने अस्तित्व को भी भूल गया था, लेकिन यह नौका विहार मुझे मेरे जीवन का शाश्वत प्रमाण प्रदान करता है तथा मुझको अमरता का दान प्रदान करता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के